ओम शांति। सृष्टि चक्र के अद्भुत खगोलीय रहस्य के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम आपको कुछ गुह्य रहस्य बताना चाहेंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि देखिए, ये जो 3 प्रकार की गति हमने पहले सत्र में आपको बताया, तो जब हमने ये साइंटिफिक मूवी मॉडल को अनेक बड़े बड़े शहरों में, मेलों में और हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग में जब इसको डिस्प्ले किया, तो कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आए। तो दूसरे सत्र में उसी प्रश्नों का उत्तर है। तो एक बार किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि ये तीसरी गति जो आप बता रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? ये तीसरी गति क्यों घूम रही है? तो उस साइंटिस्ट ने मुझे ये पूछा, तब मैंने सहज रूप से उनको ये पूछ लिया कि सर, क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है? तो पृथ्वी क्यों घूमती है, ये प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि इट इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है। उसके बाद उन्होंने बाकी कुछ नहीं पूछा, वो चुप हो गए। क्योंकि पृथ्वी क्यों घूमती है? घूमती तो है, परंतु एंटी क्लॉकवाइज भी क्यों घूमती है, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो इसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं था। तो जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हमारे अमृत वेले का राजयोग का बहुत बड़ा महत्व है, उस अमृत वेले के मेडिटेशन के दौरान हम परमपिता परमात्मा शिव से रूरियान वार्तालाप करते हैं। तो उस समय हमने अगले दिन अमृत वेले के योग में हमने परमात्मा से प्रश्न पूछा कि मैंने कहा, हम उनको शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा माना शिव बाबा, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। तो हमने उनसे ये प्रश्न पूछा कि हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया है, तो अब हम उसका क्या जवाब दें, कृपया आप थोड़ा इसके बताइए। तो आप सोचिए, क्योंकि मुझे तो मेरा तो प्रश्न था, मुझे तो उत्तर नहीं मालूम था। इतना शिव बाबा ने बुद्धि में उसका उत्तर यह टच किया कि पृथ्वी घूमती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाबा के एक ही शब्द था, उन्होंने सीधे कहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इतना स्पष्ट उत्तर पाके मुझे बहुत खुशी हुई। परंतु ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं बहुत पहले विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो हुआ था, परंतु वो मैं भूल चुका था। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन फिर जाकर के उसकी नेट में सर्च किया और उसकी अच्छी तरह से अध्ययन किया, और मैंने पाया कि 100% एक्यूरेट है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर्स और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर्स। अभी हमको शिव बाबा ने कहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया गया है, ये अगर ये बाएं हाथ के जो ये तर्जनी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी की उंगली, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो, और ये जो मिडिल फिंगर है मध्यमा, ये अगर करंट फ्लो की दिशा हो, बिजली के करंट की फ्लो की दिशा हो, तो मोटर का जो मैकेनिकल रोटेशन होगा वो थंब के डायरेक्शन में ही होगा। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। अब हमने उसको इसमें अप्लाई किया, तो हमने ये पाया कि देखिए, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। नॉर्थ पोल उसका पॉजिटिव चार्ज है और साउथ पोल उसका नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी फील्ड जो है, उसकी दिशा है, उसकी फ्लो की दिशा
हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होता है। अब जब नॉर्थ टू साउथ होगा वो तो पृथ्वी के अंदर अंदर कोर टू कोर ही होगा, है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, परंतु वो तो अंदर अंदर है, उससे हमें क्या लेना देना, हम तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो वापस जब वही मैग्नेटिक फील्ड उसकी सर्किट कंप्लीट होना है तो वापस फिर साउथ टू नॉर्थ होगा, अंदर अंदर नॉर्थ टू साउथ और बाहर बाहर साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो क्योंकि जब अब हमारा काम तो जो साउथ से नॉर्थ वो होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर होगा, इसीलिए ये देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। अब ये जो है ये मध्यमा, ये करंट फ्लो की दिशा। अब इसमें करंट फ्लो की दिशा क्या है? करंट फ्लो की दिशा वास्तव में हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही करंट फ्लो की दिशा, उसको करंट फ्लो की दिशा के साथ तुलना किया जा सकता है। अब जब दो चीज मिल गई तो नेचुरली उसका जो पृथ्वी का जो मोशन गति होगी वो थंब के दिशा में, अंगूठे के दिशा में ही होगी। अब आप देखिए अभी ये जैसे पृथ्वी के ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना, तो ये बाहर बाहर ऊपर की ओर, अंदर अंदर वो तो नॉर्थ टू साउथ, परंतु बाहर बाहर ऊपर की ओर, तो ये हो गई समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये हो गई करंट फ्लो माना ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये दोनों मिल गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगी ही, इसीलिए पृथ्वी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमती है। पृथ्वी कभी भी क्लॉकवाइज घूम ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। और यही कारण है कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण ही सूर्य पूर्व की दिशा की ओर से उदय होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न ये था कि चलो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रही, वो हमको उत्तर मिल गया, जो कहीं भी नहीं है, जो केवल शिव बाबा ने ही हमको योग के माध्यम में दिया। अब देखिए, अब पृथ्वी की जो ऑर्बिट है इसका मोशन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। एटलस में ये दोनों दिखाए गए हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, उसका भी कारण है, वो बड़ा सिंपल है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि देखिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो पृथ्वी की उसका स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की दिशा के ओर ही उसका थ्रो होगा, उसका जो फोर्स होगा वो इधर ही फेंका जाएगा, उधर ही वो थ्रो होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रो भी एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ही ये ऑर्बिट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब तीसरा प्रश्न ये था कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज या भी एंटी क्लॉकवाइज, परंतु ये जो स्वस्तिका में दिखाया गया है ये कल्प की गति, थर्ड मोशन, ये क्लॉकवाइज होती है। ये क्लॉकवाइज क्यों होती है, इसका बड़ा गुह्य रहस्य है। अब मैंने दूसरे दिन अमृत वेले भी फिर बाबा से ये प्रश्न किया, वो तो मुझे समझ में आ गया। तो वो तीसरी गति, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको बेसिक लेवल से जाना पड़ेगा। देखिए ये स्वस्तिका का चिन्ह जो ये 2D है, माना लंबाई चौड़ा है, और ये इसी का ही 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल। अभी इसको अगर वापस यहां ले जाए तो सूर्य बीच में होगा। अब जैसे सूर्य की रोशनी निकल रही है वो सीधी निकल रही है, परंतु हमारे जियोमेट्री में कहा गया है कि कोई भी सरल रेखा नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा सर्कल का एक सेमी सर्कल ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य की जो किरण सीधी निकल रही है वो भी सीधी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़े सर्कल का वृत्त, सेमी सर्कल होने के कारण कहीं ना कहीं मुड़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो वापस आएगी। तो वही पॉइंट जो है वो आकाश का अंत है, आकाश का अंत। और वही डिस्टेंस सूर्य की हर किरणों के लिए बराबर ही हुआ करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य जो है हमारे पूरे आकाश का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। तो वही डिस्टेंस में वही किरण उसी डिस्टेंस में मुड़ रही है। तो इसका मतलब है कि सूर्य सेंटर पॉइंट है और चारों ओर जो
आकाश की वो किरणें मुड़ रही है, वो आकाश का अंत हो गया। मतलब आकाश एक 3D स्फेरिकल एरिया है। अगर किसी साइंटिस्ट ने अगर इस दिशा में एक टेलीस्कोप रख दिया तो कोई सूर्य की किरण अगर आकर के उस टेलीस्कोप पर पड़ता है तो उसको क्या अनुभव होगा कि सूर्य यहां कहीं है, परंतु सूर्य वास्तव में एक सेंटर पॉइंट में है। इसी तरह से अगर करोड़ों टेलीस्कोप अलग अलग दिशा में लगा दिया जाए तो उनको करोड़ों सूर्य दिख जाएंगे, परंतु सूर्य एक ही है और वो केंद्र बिंदु में है। ये उनको ऐसा दिखाई देता है, ये उसका भ्रम है। अब आप देखिए, अब जितनी भी किरणें वापस इसी पॉइंट से आ रही है तो सारी किरणों की जंबलिंग यहां हो रही है। अगर मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को दूर से पावरफुल टेलीस्कोप से अगर वो किरणें यहां दिखाई देती है तो अगर आप दूर से अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहां लाइट की आभा दिखाई देगी, लाइट की किरण, लाइट पे जंबलिंग दिखाई देगी। तो उसी को लाइट जब वो देख रहा होता है तो वही उसी को ही वो गैलेक्सी समझ रहा होगा। तो वास्तव में वो इसकी लाइट है जो वहां से रिफ्लेक्ट होके मतलब वहां से मुड़ के आ रही है। अब आप देखिए, अब मैंने आपको बताया कि वो सूर्य केंद्र बिंदु है और वो कैसे साइंटिस्ट को उस प्रकार का भ्रम होता है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसको थोड़ा हम बेसिक लेवल से चलते हैं। ये देखिए, हमारा जीवन जो है दो चीजों से बनी हुई है, शरीर और आत्मा। और शरीर को 5 तत्वों का पुतला कहा गया है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? हमने अनेकों से पूछा है, बड़े बड़े विद्वानों से भी, परंतु कोई भी इसका सही क्रम नहीं बता पाते। उसका सही क्रम यह है, पहला है पृथ्वी, उसके बाद है जल, उसके बाद है वायु, उसके बाद है अग्नि। अग्नि माना सूर्य, क्योंकि सूर्य हीट एंड लाइट का सोर्स है, और उसके बाद है आकाश। तो ये 5 तत्वों का सही क्रम है। ऐसा ही क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो इन 5 तत्वों में से सबसे मोटा तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म अग्नि है, और अग्नि से सूक्ष्म आकाश है। जब हम सूक्ष्म कहते हैं, इसका मतलब जो पृथ्वी का एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा, वो जल का सूक्ष्माति सूक्ष्म कण जो है वो उससे सूक्ष्म होगा, वायु सा उससे सूक्ष्म होगा। इस प्रकार से आकाश का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा वो सबसे इन 5 तत्वों में से सबसे सूक्ष्म होगा। अब इसमें 2 वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत है, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उतनी शक्तिशाली होगी। और दूसरा सिद्धांत है, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उसका वर्किंग फील्ड, उसका कार्य क्षेत्र उतना ही विशाल होगा। अभी आप देखिए, इसी हिसाब से इसी 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों को अगर आप इसमें अप्लाई करें तो हम देखेंगे पृथ्वी 1 भाग है और समुद्र 3 भाग है। माना जल का वर्किंग फील्ड 3 गुना ज्यादा हो गया, उसका वर्किंग फील्ड ज्यादा हो गया क्योंकि सूक्ष्म है। अभी जल से भी सूक्ष्म वायु है, तो वायु का वर्किंग फील्ड कितना वास्ट है, उस कितने माइल चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। हमारे मोबाइल नेटवर्क तो उसी से काम करता है। और वायु से अग्नि, अग्नि का जो हीट एंड लाइट है वो जो है वो बाकी तीनों तत्वों को गर्म कर देता है क्योंकि वो शक्तिशाली, पावरफुल है। और अग्नि से भी सूक्ष्म आकाश, तो आकाश एक जैसे कि खुला मैदान है, मतलब उसने 4 तत्वों को जगह दी कि ये खेलो, प्लेग्राउंड जैसा है। अब आप देखिए, अब हमारा क्रम यहीं पर ही नहीं थमता। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 7 दिन के कोर्स में ये बताया जाता है कि ये 3 लोक है। 3 लोक में जो ये आप देख रहे हैं नीला नीला एक लिमिटेशन दिखाया गया, तो ये लिमिटेशन है। तो इस आकाश के ऊपर है सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म लोक के ऊपर है ब्रह्मलोक, परम धाम, है ना। तो अब हम सभी आत्माएं जहां से आई हैं, हम आत्मा भी वही रहते, परमात्मा भी वही रहते। तो हमारा क्रम यहां पर ही नहीं थमा, बल्कि आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है ब्रह्म महतत्व, जो चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है, आकाश के चारों ओर, ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं सब कुछ। तो अब देखिए, तो ब्रह्म तत्व जो एक सेल्फ ल्यूमिनस लाइट है
है ना। स्वयं प्रकाशित ब्रह्म तत्व प्रकाश तत्व है, जिसको अखंड ज्योति तत्व कहते हैं। वो इस आकाश से भी सूक्ष्म है, तो उसका कण तो उससे भी सूक्ष्म होगा, और उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म तत्व से भी सूक्ष्म हूं मैं आत्मा। आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म, मतलब ब्रह्म तत्व का जो एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण क्या होगा, वो भी मुझ आत्मा के लिए मोटी चीज है। तो आप सोचिए मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूं। तो हम सभी आत्माएं सूक्ष्म है, और परमात्मा जो वो भी निराकार है, वो भी एक आत्मा है, परंतु वो परमात्मा इसलिए है क्योंकि वो इस जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हम आत्माओं की शक्तियां खत्म हो जाती है, परंतु परमात्मा के गुण और शक्तियां कभी खत्म नहीं होते। तो अब जो मैंने आपको दो सिद्धांत बताए, उस अनुसार जो सबसे शक्तिशाली है, माना इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सर्वशक्तिमान एक परमात्मा ही है। अब परमात्मा की शक्ति उससे कम शक्तिशाली ब्रह्म तत्व उसको चार्ज कर रहा है ना, उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो परमात्मा के 7 गुण है, जैसे हम आत्माओं के 7 गुण है, तो परमात्मा उन 7 गुणों के सागर है। ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख एवं पवित्रता। अब परमात्मा के ये 7 गुण शक्तियां ब्रह्म तत्व को चार्ज कर रहे हैं, परंतु ब्रह्म तत्व चेतन नहीं है, जड़ है, वो भी तत्व है। तो ब्रह्म तत्व तत्व होने के कारण, चेतन न होने के कारण, परमात्मा की उन 7 गुणों में से केवल 2 गुण ही रिसीव कर पाती है। वो 2 गुण कौन से? एक शांति, दूसरी पवित्रता। अब ये 2 गुण इस ब्रह्म तत्व के हुए। अब ब्रह्म तत्व से कम शक्तिशाली है ये आकाश तत्व। अब ये आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से प्रभावित हो रहा है, ब्रह्म तत्व उसको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि चारों ओर ब्रह्म तत्व फैला हुआ है। अब आकाश तत्व उससे प्रभावित हो रहा है, परंतु आकाश तत्व ब्रह्म तत्व के इन दोनों गुणों में से केवल एक ही गुण रिसीव कर पाता है, वो है पवित्रता की शक्ति। वो शांति की शक्ति को आकाश रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि यहां हमने बताया कि इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं है ना, लाइट, साउंड एंड मोशन। तो यहां गति होने के कारण वो शांति की शक्ति को रिसीव नहीं कर पाती। अब वो पवित्रता की शक्ति तो रिसीव कर पा रहा है, परंतु वो पवित्रता को अगर आप कन्वर्ट करेंगे टेक्निकल कन्वर्सेशन में, तो वो है पॉजिटिव। पवित्रता माना पॉजिटिव, सकारात्मक। अब वो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविटी आकाश, पवित्रता को पॉजिटिविटी के रूप में आकाश तत्व रिसीव कर रहा है। अब ये आकाश तत्व की एक खुद की एनर्जी होती है, जिसको कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी निरंतर फ्लो हो रहा है, परंतु फ्लो किस दिशा में हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव, पॉजिटिव माना ही क्लॉकवाइज। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी पूरे आकाश में चारों ओर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, बीच में आगे पीछे कंटिन्यूस ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज। अभी वो कॉस्मिक एनर्जी जो आकाश की एनर्जी है, वो अग्नि, तो उस अग्नि को प्रभावित कर रहा है। तो अग्नि की, सूर्य की एनर्जी क्या है? हीट एंड लाइट। अब हीट एंड लाइट भी उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव से, आकाश की शक्ति के प्रभाव से, वो भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो कॉस्मिक एनर्जी, हीट एंड लाइट, ये तीनों क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अब आप देखिए, जब मैंने परमात्मा से ये प्रश्न पूछा था कि तीसरी गति क्यों होती है, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने एक शब्द में ये उत्तर दिया था कि बच्चे ये सूर्य की शक्ति से होता है। तो फिर मैंने काफी विचार किया था, फिर काफी गहराई में जाने के बाद ये बात आई, सूर्य की शक्ति केवल हीट एंड लाइट ही नहीं है, और भी है। वो क्या है? देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ये 5 तत्व, ये 3 लोक में 4 चीज अविनाशी है, 4 चीज अविनाशी है। उसमें 2 चीज परिवर्तनशील है और 2 अपरिवर्तनीय है। आत्मा और ये 5 तत्व प्रकृति, ये परिवर्तनशील है, ये सतो रजो तमो में आता है। परंतु परमात्मा है और ब्रह्म तत्व जो परम धाम, वो तत्व,
तो ये दोनों अपरिवर्तनीय है, ये कभी भी चेंज, ये सतोरजतम में आते ही नहीं है, एवर प्योर है। तो अब हम देखते हैं, फिर हम 5 तत्व, ये भी अविनाशी है, परिवर्तनशील जरूर है परंतु अविनाशी है, अविनाशी इमॉर्टल। अब देखिए हमारे साइंस में भी कहा गया है कि एनर्जी न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उसका विनाश किया जा सकता है, हाँ उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसका रूपांतरण हो सकता है। तो अभी वही सूर्य की रोशनी गर्मी जब आ रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो सूर्य भी अविनाशी, 5 तत्व में तो अग्नि भी तो एक तत्व है। तो अविनाशी का अर्थ होता है इसका कभी विनाश नहीं होता है। माना देखिए सूर्य की हीट एंड लाइट जब मुड़ करके वापस आई तो कहां जाएगी, क्योंकि यहां पर मैंने बताया ना कि पहले सत्र में हम बता चुके हैं कि यहां एवरीथिंग इज साइक्लिक। तो सूर्य की रोशनी गर्मी जब ये आकाश तत्व के एंड को टच करके वापस आ रही है तो वापस कहां जाएगी, ना वापस सूर्य में ही जाएगी, परंतु रोशनी और गर्मी के रूप में नहीं जाएगी। वो किस रूप में जाएगी, क्योंकि हीट एंड लाइट भी एनर्जी है, वो खत्म तो नहीं होगी, विनाश तो नहीं होगा, उसका रूपांतरण होगा। कैसे रूपांतरण, मतलब किस रूप में रूपांतरण होगा? देखिए सूर्य में हम जानते हैं निरंतर 2 गैसों का विस्फोटन हो रहा है। अभी जो 2 गैस विस्फोट हो रहे, जब तक इसमें गैस है तब तक तो विस्फोट हो रहा है, परंतु जब वो विस्फोट, जब गैस खत्म हो जाएगा तो क्या विस्फोट रुक जाएगा? नहीं। अब देखिए क्या होता है कि सूर्य को अविनाशी रहने के लिए इसको वापस पुनः गैस की आवश्यकता है विस्फोटन के लिए। तो क्या होता है, वही रोशनी और गर्मी जब वापस रिटर्न होता है तो किसी न किसी विधि रूप में उसी गैस के रूप में रूपांतरित होते हैं जिस गैस की सूर्य को आवश्यकता है। और जब वो रूपांतरित होता है तो सूर्य उस गैस को खींचता है अपनी तरफ खींचने लगता है। तो हीट एंड लाइट और वो जो गैस का खिंचाव, तो ये तीसरी एनर्जी हो गई। तो जब वो खींच रहा होता है वो भी एक मैकेनिकल थ्रस्ट फोर्स जो है वो उसका निर्माण वो करती है। अब आप देखिए, अब ये क्लॉकवाइज होने के कारण जैसे सूर्य बीच में है तो इसका मैक्सिमम फ्लो इसी डायमीटर में होगा। इसका जो आकाश का जो हमने दोनों ये एंड बताए ना, तो ये बीच में जो है वो, क्योंकि तो 3D स्फेरिकल एरिया है ना आकाश चारों ओर, तो जब यहां बीच का डायमीटर होगा, यहां हीट, कॉस्मिक एनर्जी, हीट एंड लाइट एंड वो गैस का फोर्स, तो वो सभी क्लॉकवाइज में है। तो यहां उसका मैक्सिमम हिट होगा और जितना आगे आगे बढ़ेगा तो यहां 0 एनर्जी हो जाएगी क्योंकि यहां कम हो गया, और ठीक उसी प्रकार से पीछे जाएगा तो यहां भी 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सूर्य के आगे, फ्रंट और बैक दोनों में एक सूक्ष्म एक्सिस का निर्माण हो रहा है, एक एक्सिस का निर्माण हो रहा है, और कोई भी चीज घूमती है तो एक्सिस पे ही घूमेगी, तो वो सारे एनर्जी इस एक्सिस के चारों ओर घूमता है। अब आप देखिए, जब पृथ्वी इस छोर तक आई तो क्लॉकवाइज घूमने के कारण, क्लॉकवाइज इसकी एनर्जी गई, तो ये क्लॉकवाइज जब होता है तो ये इधर इसका नॉर्थ पोल को हिट कर रहा है। अभी जब पृथ्वी इधर मैक्सिमम आएगी तो सूर्य की सारी एनर्जी जो है ना वो इसके साउथ पोल को हिट कर रहा है। तो ये मैक्सिमम हिट पॉइंट ये 2 एंड पे हो रहा है, उधर जा रहे हैं तो इसकी क्लॉकवाइज होने के कारण ये नॉर्थ पोल को हिट कर रहा है, थोड़ा ऑर्बिट उधर खिसका, जब पृथ्वी इधर आई तो उसके क्लॉकवाइज एनर्जी क्लॉकवाइज होने के कारण साउथ पोल को हिट कर रहा है। तो ये क्लॉकवाइज होने के कारण ये ऑर्बिट क्लॉकवाइज ही शिफ्ट होता है, क्योंकि जब इधर जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो यहां 0 यहां 0, तो मैक्सिमम हीटिंग यहां पर होता है। यही कारण है कि ये पृथ्वी की जो तीसरी गति है ये हमेशा क्लॉकवाइज ही होती है, और ये हमारा जो स्वस्तिका का चिन्ह जो है यही दर्शाता है कि ये जो पृथ्वी की जो तीसरी गति है, थर्ड मोशन है, ये हमेशा क्लॉकवाइज ही होती है। तो इसी प्रकार से ये 3 प्रकार की गति का ये हमको ये यहाँ पर इसका प्रश्नों का उत्तर मिला। तो इसी प्रकार से इस सत्र में हमने आपको यही चीज बताई कि जो पृथ्वी की जो पहली गति है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है, और पृथ्वी की जो ऑर्बिट जो घूमती है वो क्यों एंटी क्लॉकवाइज होती है, और तीसरी गति ये क्लॉकवाइज क्यों होती है। ओम शांति।